हेलो देयर, होप यू आर डूइंग फाइन। मैं हूँ सरम्या सिंह और मेरे चैनल पोएम प्रोज पर आपका स्वागत है। यूजुअली मैं अपने चैनल पर पोएम्स की एक्सप्लेनेशन और लिटरेचर से जुड़े हुए अपडेट्स पोस्ट करती हूँ। आज का वीडियो अलग है क्योंकि आज मैं शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह मैंने पहले अटेम्प्ट में नेट को क्लियर किया। मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, लेकिन इस वीडियो का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन, एक पार्ट सभी सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। तो आप इस वीडियो को एक सर्टेन पॉइंट तक देख सकते हैं। उसके बाद पर्टिकुलरली मैं इंग्लिश के बारे में बात करूँगी। मैंने अपना नेट दिसंबर 2019 में क्लियर किया था और मैंने कोई भी कोचिंग नहीं करी थी, और कुछ रीजंस की वजह से हमारे कॉलेज के प्रोफेसर से भी मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था उस टाइम। तो मेरी जो पढ़ाई थी वो बिल्कुल सिंगल हैंडेड थी। मैंने खुद ही नेट को क्लियर किया और ऐसा नहीं था कि किसी भी चीज़ ने मेरी हेल्प नहीं की। यूट्यूब और जो ऑनलाइन मटेरियल होता है, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स होते हैं, उन्होंने मेरी हेल्प की। लेकिन हाँ, मैंने कोई पेड कोर्स किसी भी इंस्टीट्यूट का नहीं लिया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको ये लग रहा है किसी भी एंगल से कि नेट को बिना कोचिंग के करना इम्पॉसिबल है, तो इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन आपको टाइम चाहिए होता है उसके लिए। अगर आप जॉब में हैं या फिर और कोई कमिटमेंट्स हैं आपके, तो फिर थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन तब भी इम्पॉसिबल नहीं है अगर एक पर्टिकुलर टाइम टेबल को फॉलो किया जाए, शेड्यूल को फॉलो किया जाए। इस वीडियो से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जो बिगिनर्स हैं उन्हें लेफ़्ट आउट फील ना हो, उन्हें आउट ऑफ टच फील ना हो। तो सबसे पहले हम बड़े ही शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि नेट क्या होता है, और अगर आपको पहले से पता है तो आप 1-2 मिनट स्किप कर सकते हैं। नेट एग्ज़ाम की फुल फॉर्म है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि नेशनल यानी राष्ट्रीय लेवल पर होता है। किस चीज़ की एलिजिबिलिटी? आपके सब्जेक्ट में आपकी एलिजिबिलिटी, आपके सब्जेक्ट के बारे में आप कितना जानते हैं, वो चीज़ टेस्ट करने के लिए नेशनल लेवल पर ये एग्ज़ाम बनाया गया है। और इसके थ्रू आप अगर ये एग्ज़ाम पास करते हैं तो ये इंडिया में प्रूव हो जाता है कि आपको एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी एक पर्टिकुलर लेवल तक आप अपने सब्जेक्ट में, विषय में पारंगत हैं, वो प्रूव हो जाता है। और उससे आपको असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेजों में बनने के लिए एलिजिबल समझा जाता है, और साथ ही रिसर्च आपके खुद के सब्जेक्ट में करने के लिए भी योग्य माना जाता है। अब यहाँ पर कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो इससे पहले भी नेट के लिए अपीयर हुए हैं और उन्हें सक्सेस नहीं मिली। तो आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि इससे ये डिसाइड नहीं हो जाता कि आपका इंटरेस्ट अपने सब्जेक्ट में दूसरों से कम है या फिर आप उतने इंटेलिजेंट नहीं हैं। ये चीज़ें बहुत सब्जेक्टिव होती हैं। एग्ज़ाम्स को अलग अलग फैक्टर्स इम्पैक्ट करते हैं, तो उस चीज़ से निराश होने की ज़रूरत नहीं है। नेट को पहले यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन करवाता था, लेकिन अब उसे एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है। नेट साल में एट एन एवरेज 2 बार होता है, पहली बार जून या जुलाई में और सेकंड दिसंबर या नवंबर में भी। अब नेट से जुड़ा हुआ आपने एक और शब्द सुना होगा, जेआरएफ। जेआरएफ की फुल फॉर्म होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ये एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी होता है जो कि नेट को क्लियर करने वालों में एक पर्टिकुलर, जो समझ लीजिए टॉपर्स होते हैं, उनको दिया जाता है। और ये उनके इंटरेस्ट की बात ज़्यादा है जो कि इमीडिएटली रिसर्च अपनी शुरू करना चाहते हैं नेट के बाद। नेट की कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन जेआरएफ की एज लिमिट 30 इयर्स है। लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी, एनसीएल और विमेन के लिए जेआरएफ में 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है, यानी 5 साल प्लस है एज लिमिट में। ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। इससे जुड़ी हुई और इन्फो अगर मुझे समझ में आती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगी, आप डिस्क्रिप्शन को एक बार देख सकते हैं। मैं स्टेप वाइज आपको कुछ टूल्स प्रेजेंट करना चाहूँगी जिनकी हेल्प से आप नेट को क्रैक करने के और भी करीब आ सकते हैं। कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, और अंत में हम जो बुक्स हैं इंग्लिश के लिए और जो सोर्सेज हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट स्टेप है इस प्रोसेस में, वो है सेल्फ एनालिसिस का, और खुद से एक बेसिक क्वेश्चन पूछने का कि आप नेट क्यों देना चाहते हैं। आपके इस वीडियो तक पहुंचने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। आप जेन्युइनली एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में इंटरेस्टेड हैं और ये एग्ज़ाम आपको वहाँ तक पहुँचाएगा। आप रिसर्च स्कॉलर बनना चाहते हैं और नेट जेआरएफ उसमें आपकी हेल्प करेगा। सेकेंडली, आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं और नेट बहुत सारे ऑप्शंस में से एक है। नेट जो एग्ज़ाम है वो बाय नेचर ऐसा है
कि आप जिस भी सब्जेक्ट में उसे दे रहे हैं, आपको उस सब्जेक्ट में एक जेन्युइन असली इंटरेस्ट होना चाहिए। ये इंटरेस्ट ही आपको लॉन्ग रन में इस एग्ज़ाम को एस करने में हेल्प करेगा। अगर आपके पास वो इंटरेस्ट है तो आप नेट की प्रिपरेशन के लिए और नेट क्लियर करने के बाद के लिए भी काफ़ी हद तक रेडी हैं। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो मैं डायरेक्टली आपको डिस्करेज नहीं करूँगी, क्योंकि कभी कभी हम कंफ्यूज्ड होते हैं और जब हम एक्चुअल में उस चीज़ को परस्यू करते हैं, उसके साथ थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर ये है। मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो कुछ दिन के लिए इस नेट की जो पूरी प्रिपरेशन है, इस वीडियो से और जो अक्रॉस द वेब आपको जो भी वीडियोस मिले, मटेरियल मिले, उससे आप उससे फेमिलियर होएं और थोड़ी सी प्रिपरेशन शुरू करें। अगर आप उसके लिए बने होंगे तो आप उसमें और इंटरेस्टेड होते चले जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उसे छोड़ भी सकते हैं। सेकंड पार्ट पे आते हैं, जो है स्टिकिंग टू द सिलेबस। ये लाइन बहुत बेसिक लग सकती है कि ऑब्वियस सी बात है कि एग्ज़ाम है तो उसके सिलेबस से ही चलेंगे, लेकिन मैंने एक्चुअल में देखा है कि लोग अलग अलग एग्ज़ाम्स के लिए उसके सिलेबस को लेकर बहुत ओवरवेल्म्ड या कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। आप जितनी जगह पर जाएंगे, और क्योंकि ऑनलाइन कंटेंट इतना ज़्यादा आजकल वाइड स्प्रेड है, ये बहुत अच्छी बात भी है और एक तरह से बुरी बात भी हो जाती है, क्योंकि आपको ये दिखाने के लिए कि हमारा मटेरियल ज़्यादा अच्छा है, कई लोग आपको पाथ से हटा भी देते हैं। तो आपको उस पे भी अवेयर रहना होगा। आप एनटीए की जो ऑफिशियल साइट है, जो ऑफिशियल सोर्सेज हैं, केवल वहाँ से सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड करिए अपने सब्जेक्ट का। आपने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद उसको अच्छे से पढ़िए। अच्छे से पढ़ना, आप ये रियलाइज़ करेंगे अगर आप नेट की पूरी प्रिपरेशन करेंगे, पूरी जर्नी पूरी करेंगे, कि आप फर्स्ट टाइम जो आपको लगा था कि हाँ सिलेबस ही तो है, ठीक है, इतना इतना करना है, आप धीरे धीरे उस सिलेबस के साथ ग्रो करेंगे। आपके दिमाग में वो सिलेबस अलग तरह से ग्रो करेगा और आपको जो नेट का एग्ज़ाम है उसका कंसेप्ट बहुत क्लियर होगा, साथ ही अपने सब्जेक्ट का कंसेप्ट भी बहुत क्लियर होगा। इसलिए यहाँ पर मैं ये भी कहूँगी कि नेट एग्ज़ाम अगर आप अपने सब्जेक्ट में खुद को टेस्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम है। अब सिलेबस को अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं अपना, तो मैंने उसे अपने हाथों से हैंड रिटन तरीके से लिख लिया था। ऑब्वियसली आप प्रिंट भी करवा सकते हैं, लेकिन उस हैंड रिटन तरीके से लिखने से ये हुआ, पता नहीं ये साइकोलॉजिकल चीज़ है, मेरे संग ही हो सकती है केवल, लेकिन मैं आपके संग शेयर करना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गई, जुड़ गई उस सिलेबस से। मतलब इमोशंस जुड़ जाते हैं ना अगर आप हैंड रिटन उसमें लिखें और उसे अपनी डेस्क पे या फिर कहीं भी जहाँ आप पढ़ने बैठते हैं वहाँ पर लगा सकते हैं। और हैंड रिटन से ये फ़ायदा भी होता है कि लिखते लिखते आप और उसे ढंग से याद कर लेते हैं। तो आप सिलेबस को किसी भी फॉर्म में जो आपको सूटेबल हो अपने सामने रखिए, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं उसे हमेशा सामने रखें। थर्ड स्टेप है यहाँ पर कि आप सिलेबस को एक्सेप्ट करें। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है एग्जैक्टली। मैंने देखा है एक्चुअल में कि लोग ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं सिलेबस से और फिर वो सीधे उस सिलेबस को इस तरह देखने लग जाते हैं कि कहाँ से कितने मार्क्स निकालूं, और वो सिलेबस उतना ना उनको पढ़ना पड़े। आप एक्सेप्ट करिए कि सिलेबस इस एग्ज़ाम का बहुत वाइड है और आपको उसी तरह से अपना मेंटल जो स्टेट है वो बनाकर चलना है। जब आप ये कर लेंगे तब आपका दिमाग खुल जाएगा और आप ज़्यादा मेहनत के लिए भी तैयार हो जाएंगे। ये बहुत इनफॉर्मल बात है, लेकिन बहुत ज़रूरी है आई थिंक आपकी नेट प्रिपरेशन जर्नी में। अब आपने सिलेबस को एक्सेप्ट कर लिया, आपने माइंड बना लिया कि आपको बहुत सारा पढ़ना है। अब अगला क्वेश्चन है कि कैसे पढ़ना है। यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि पेपर का पैटर्न क्या है हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। पेपर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, या फिर ये एग्ज़ाम दो पेपर्स में डिवाइडेड है, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा वो जनरल बेसिस पर होगा और जो पेपर 2 होगा वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से होगा। तो ज़्यादातर लोग, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नेट के लिए अपीयर हो रहे होते हैं, वो केवल पेपर 2 पे ध्यान लगाते हैं जो कि उनके सब्जेक्ट का होता है। लेकिन अगर आप पेपर 1 पे भी ध्यान लगाएंगे साथ साथ, तो आप अपने नेट की प्रिपरेशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सॉलिड कर सकते हैं, क्योंकि पेपर 2 है जो आपका सब्जेक्ट वो बहुत वाइड है और एक तरह से आपसे कह दिया जाता है कि आपको सब कुछ पढ़ना है अपने सब्जेक्ट के बारे में। लेकिन जो पेपर 1 है उसका सिलेबस कंपैरेटिवली काफ़ी नैरो है। उसमें केवल आपको 10 यूनिट्स दी जाएंगी, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड,
और उन 10 यूनिट्स में से आपको 5-5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, यानी 50 क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे बन गए। तो हम अगर हर यूनिट में से सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के लगा लेते हैं, प्लस मॉक टेस्ट रोज़ 1 घंटा या 2 घंटे भी देते हुए चलते हैं इस पेपर को, तो हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और जहाँ आपकी शॉर्ट कमिंग सेकेंड पेपर में रह सकती हैं, वो भी इससे फिल हो सकती हैं। और अगर आप ऐसा करेंगे कि केवल सेकंड पे फोकस करेंगे, तो सेकंड का सिलेबस इतना वाइड है कि ऑब्वियस सी बात है हम उसे 100% तो सॉल्व नहीं कर सकते, और हम फर्स्ट पेपर से भी चले जाएंगे, तो उससे आपके चांसेस घट जाएंगे सेलेक्ट होने के। तो इसलिए पेपर 1 को हम इग्नोर नहीं करेंगे। डू नॉट अंडरस्टिमेट द पावर ऑफ पेपर 1। अब जो आगे का वीडियो होगा वो पेपर 2 या फिर नेट का जो आपका सब्जेक्ट है उस पे फोकस्ड ज़्यादा होगा। अब हम अपने नेट के सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करें। हम सिलेबस से फेमिलियर हो गए हैं, लेकिन बुक्स पे जाने से पहले हम कुछ और करेंगे, और वो है PYQs, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब इनकी बुकलेट्स आप मार्केट में जाके ख़रीद सकते हैं, ऑनलाइन इनको ऑर्डर कर सकते हैं, या ऑनलाइन ये फ्री में भी कई साइट्स पर अवेलेबल होते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। और अगर आप इसे ख़रीदने वाले हैं तो अपनी एक शॉपिंग लिस्ट के लिए भी एक पेपर निकाल लीजिए और वहाँ पर इसे नोट कर सकते हैं आप, ताकि आप अगली बार जाएँ तो नेट का सारा मटेरियल आप लेकर आएँ। अब यहाँ पर PYQs का क्या रोल होता है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो नेट हो या बड़े एग्ज़ाम्स हो UPSC। PYQs का एक बहुत बड़ा रोल इसलिए होता है ताकि आप पेपर के पैटर्न और नेचर को समझ पाएँ। आपने सिलेबस तो कर लिया, आपने सिलेबस पढ़ना भी शुरू कर दिया, जो कि अच्छी बात है, लेकिन उस डायरेक्शन में भी आपको कौन सी गली पकड़नी है वो आपको PYQs से पता चलता है काफ़ी हद तक। अब जैसे कि आप 10 साल के PYQs अगर आप देख रहे हैं, अगर आपका सब्जेक्ट कोई भी हो, मेरा जैसे इंग्लिश है, तो आप देखेंगे कि विलियम शेक्सपियर से जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं। और वो कैसे कैसे आ रहे हैं, आपने देखा कि 10 पेपर्स थे, उनमें कुल मिला के हम एक अज्यूम कर लेते हैं 50 क्वेश्चंस थे विलियम शेक्सपियर के। तो ये एक राइटर को एक इम्पॉर्टेंट राइटर बनाने के लिए काफ़ी होता है। तो आप ये अपने उसमें नोट कर लेंगे कॉपी में कि विलियम शेक्सपियर, आप इस राइटर को नहीं छोड़ सकते, ये काफ़ी बड़ा राइटर है, और आप नेट का एग्ज़ाम देते हुए फ्री के नंबर इसे पढ़कर पा सकते हैं। यानी ये बार बार अकर हो रहा है, आपको इसके बारे में लगभग ज़्यादातर चीज़ें पता होंगी। तो अगर आप ऐसे टॉपिक्स को जो बार बार अकर हो रहे हैं उसे बिल्कुल अच्छे से अगर आप कवर कर लेते हैं, तो आपका एक बहुत बड़ा पोर्शन तैयार हो जाएगा किसी भी सब्जेक्ट में। अब आप कहेंगे कि तैयार हो जाएगा, तैयार करना है, लेकिन उसके सोर्सेज या रिसोर्सेज कहाँ से आएंगे। तो कुछ कॉमन रिसोर्सेज हम डिस्कस कर लेते हैं, पर्टिकुलरली इंग्लिश के एक सेक्शन में अलग से मैं इसी वीडियो में कवर करूँगी। तो आप सबसे पहले जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे कि DU है, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इन यूनिवर्सिटीज़ के जो BA के और MA के जो सिलेबस हैं, प्लस आपने भी ऑब्वियस सी बात है आप नेट के लिए अपेयर होने के लिए सोच रहे हैं, तो आपने एटलीस्ट BA पूरी कर ली है और एटलीस्ट आप MA के फर्स्ट ईयर को पूरा कर चुके हैं। तो आपका जो BA और MA का सिलेबस है वो भी, और एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है, उन दोनों को जितने भी टेक्स्ट हैं उनमें और जितने भी टॉपिक्स हैं उन सबको आप पढ़िए, क्योंकि आप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सिलेबस होंगे पर प्लस आपका खुद का जो सिलेबस होगा वो एक गाइड की तरह होगा कि क्या इम्पॉर्टेंट है इस सब्जेक्ट के अंदर। क्योंकि जब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सिलेबस को परस्यू करते हैं, उसे कंसीडर करते हैं, तब आप कहीं ना कहीं जो प्रोफेशनल्स की जो राय है उसको अपने आप ले लेते हैं, और जो आपका नेट का पेपर है वो भी प्रोफेशनल जो प्रोफेसर्स होते हैं वही सेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको भी पता चल जाता है कि वो जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो एक ब्रॉड लेवल पर किन टॉपिक्स को इम्पॉर्टेंट समझते हैं। तो ये जो सिलेबस है ये आपको करना है और गो थ्रू करना है अच्छे से। अगर आप पूरा नहीं समझ पा रहे हैं, इन टॉपिक्स को पूरा नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और क्योंकि आपने PYQs कर रखे हैं तो कई सारी चीज़ें कोइंसाइड होंगी, रिपीट होंगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, और जो पहले से टॉपिक्स आपको इम्पॉर्टेंट लगते हैं, तो आपको जितना ये डरावना लग रहा है सुनने में उतना होगा नहीं, और ऑब्वियसली थोड़ी मेहनत तो आपसे डिमांड करता है ये। और आपको प्रिपरेशन के टाइम ये ध्यान रखना है कि आप अपने जो सोर्सेज हैं
उन्हें अच्छा रखते हुए भी लिमिट करें। कई बार क्योंकि सिलेबस इतना वाइड है कि हम डाइवर्ट हो जाते हैं, हमारी अटेंशन, कंसंट्रेशन, हम डिस्ट्रैक्ट होने लग जाते हैं। और जो टेंशन होती है कि बहुत सारा है, बहुत सारा है, और ये वाला क्वेश्चन जब हम PYQ में देखते हैं तो हमें पर्टिकुलर क्वेश्चंस देख के ये भी लगता है कि अरे यार ये तो किसी भी बुक में नहीं होगा, अरे यार ये तो बहुत ही मुश्किल है। तो आपको उन क्वेश्चंस पे नहीं करना है फोकस। जो क्वेश्चंस इम्पॉसिबल से लगते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा 5, बहुत ज़्यादा होंगे तो 5-6 होंगे, बाकी सब आप कर सकते हैं। तो केवल उन चीज़ों पर पहले फोकस करिए जो कि कॉमन है, रिकरिंग है और फ्रूटफुल हैं। उनको पढ़ना आपको 100% कुछ ना कुछ देगा। साथ में कंसिस्टेंसी और टाइम टेबल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम डिफरेंट टॉपिक्स में इतने इन्वेस्ट हो जाते हैं कभी कभार हम सभी कि हम एक टॉपिक को बहुत ज़्यादा ध्यान दे देते हैं, दूसरे पे उतना नहीं देते। बाद में पता चलता है कि अरे यार ये भी बहुत इम्पोर्टेंट था। तो एक इवननेस होनी चाहिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए भी आपके मन में कि इनको मैं बराबर बराबर पढ़ूँगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम टेबल बनाइए। ये बहुत क्लीशेड और बहुत पुराना एडवाइस लग सकता है, लेकिन ये इसीलिए बहुत पुराना एडवाइस है क्योंकि ये बहुत सही एडवाइस है। क्योंकि आपको एक टाइम टेबल वाइज खुद को डेली गोल्स या वीकली गोल्स देकर ही अपना नेट जो है आप कर सकते हैं। अब इस पॉइंट तक अगर आप एक जनरल लेवल पर नेट का आइडिया लेने आए थे तो आपके लिए वीडियो ख़त्म हो जाता है। और वो लोग जो कि इंग्लिश पर्टिकुलर के लिए लेने आए थे उनके लिए वीडियो और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि मैंने नेट इंग्लिश में क्वालिफाई किया है, इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट है, तो केवल मैं उस पर आपको अपने सजेशंस दे सकती हूँ। तो बहुत स्पेसिफिक होने वाला है ये वीडियो इंग्लिश के लिए। अभी तक जो आपने एडवाइसेस सुने वो भी ज़रूरी हैं और उन्हीं को मैं कंटिन्यू करती हूँ इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से। मैं यहाँ पे इंग्लिश का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसे भी शेयर कर रही हूँ ताकि आपका साथ के साथ सिलेबस से भी आप गो थ्रू कर पाएँ। तो इंग्लिश का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो बड़ा ही जनरल सा सिलेबस है। पहली जो 4 यूनिट्स हैं वो हैं ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी, नॉन फिक्शनल प्रोज। अब आप सोचेंगे कि सुनने में तो बड़ा आसान है, एक एक वर्ड से इन्होंने बता दिया है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे इस सिलेबस को तो ये बहुत वाइड है। ड्रामा मतलब शेक्सपियर से लेकर ऑस्कर वाइल्ड, सैमुअल बेकेट, हेरोल्ड पिंटर, टॉम स्टॉपार्ड, ब्रेख्त का एलियनेशन इफ़ेक्ट, ड्रामा का जो क्रिटिसिज्म है वो भी। पोइट्री ये भी बहुत वाइड है, फिक्शन और नॉन फिक्शन के साथ भी ये है। अब हमें समझना होगा कि आपसे बोला क्या जा रहा है। ये है इंग्लिश, यानी इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत बड़ा रोल है इसमें, क्योंकि जो पहली 2-4 यूनिट्स जो हैं वो आपको अलग अलग जॉनर्स हैं लिटरेचर के, ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, नॉन फिक्शनल प्रोज, अलग अलग तरह से लिटरेचर जो लिखी जाती है ये वो हैं। अब जब आप ये समझेंगे तब आप और इंग्लिश को कनेक्ट करिए इस चीज़ से, यानी इंग्लिश भाषा में जो भी ये चीज़ें लिखी गई हैं वो। अब आप ये देखिए कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। कई देशों में वो बोली जाती है, जैसे इंग्लैंड जहाँ की वो ओरिजिनली भाषा है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडिया भी। तो ऐसे ही कई देशों की लिटरेचर इंग्लिश में है, वो इंग्लिश लिटरेचर में आ जाती है। तो ये जो ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी, नॉन फिक्शनल प्रोज, आपको इन सभी कंट्रीज़ के लिटरेचर को ध्यान में रखते हुए पढ़ना होगा। अब ये थोड़ा सा डरावना है, थोड़ा सा टेरिफाइंग है, क्योंकि ये तो बहुत ही वाइड किसी चीज़ की हम बात कर रहे हैं। तो उसी के लिए अभी हमने जो डिस्कस किया कि यूनिवर्सिटीज़ का जो सिलेबस होता है उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट समझा जाता है और क्या क्या वर्थवाइल है आपकी नेट प्रिपरेशन के लिए, क्या क्या चीज़ें आपको एक्चुअल में हेल्प करेंगी। और यहाँ पर हमको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि बार बार ऐसे कई सारे पॉइंट्स आएंगे आपकी जर्नी में जब आपको टाइम वेस्टिंग के लिए बढ़ावा आप खुद दे लेंगे या फिर कोई और दे लेगा कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है। तो शुरू से ही हमें ऑर्गेनाइज्ड रहना है। बाकी की जो 6 यूनिट्स हैं वो क्या है? यूनिट 5 है लैंग्वेज, बेसिक कंसेप्ट, थियोरीज एंड पेडागॉजी, इंग्लिश इन यूज़। इसमें आपको लैंग्वेज के इवोल्यूशन की जो थियोरीज़ हैं, जिसमें नॉर्म चॉम्स्की और उनके जैसे कई लिंग्विस्ट की जो थियोरीज़ हैं, उनके जो टर्म्स हैं वो आ जाते हैं, उसको ध्यान में रखकर पढ़ना है। इंग्लिश इन इंडिया जो है, हिस्ट्री, इवोल्यूशन और फ्यूचर्स, इसके लिए एक पर्टिकुलर बुक होती है, वो मैं आगे डिस्कस करती हूँ।
कल्चरल स्टडीज़ ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर जो थ्योरी होती है, लिटरेरी थ्योरी प्लस और भी कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, यानी कल्चर की पूरी ये स्टडी हो जाती है। लिटरेरी क्रिटिसिज्म जो कि प्लेटो, एरिस्टोटल, होरेस के ज़माने से चला आ रहा है और आज भी चल रहा है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। लिटरेरी थ्योरी पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू यानी 1950s के बाद से जो लिटरेरी थ्योरी है उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। रिसर्च मेथड्स एंड मटेरियल्स इन इंग्लिश। हमको ये पता है कि नेट जेआरएफ जो है वो रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से डिज़ाइंड एक एग्ज़ाम है, तो वो ये भी देखना चाहते हैं कि आगे आप रिसर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें तैयार हैं कि नहीं, आपका एप्टीट्यूड, आपका लॉजिक इंग्लिश के हिसाब से सेट है कि नहीं। तो उसके लिए ये वाला सेक्शन रखा जाता है। वन बाय वन हम देखते हैं कि इन सभी यूनिट्स को हम इफ़ेक्टिवली कैसे कवर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं कम टाइम में, और क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या बुक्स हैं जो हमें हेल्प करेंगे। फर्स्ट 4 यूनिट्स को अगर हम देखें तो अभी हमने डिस्कस किया था कि दुनिया के सारे देशों की जो लिटरेचर है जो कि इंग्लिश में लिखी गई है वो सब इसमें कवर हो जाएगी, यानी ड्रामा आपको न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का भी कोई पूछा जा सकता है, या फिर कोई इंडियन शॉर्ट स्टोरी इंग्लिश में लिखी गई के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट है जानने के लिए कि एक जो बेसिक नॉलेज होती है ट्रेडिशनल और कैनोनिकल वर्क्स की, जो कि इंग्लैंड वाली जो इंग्लिश लिटरेचर है उससे जुड़ी हुई है, वो हमें होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर हम उस इंग्लिश लिटरेचर को एस नहीं करेंगे तो हमारा बेस कमज़ोर रह जाएगा। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी इंग्लैंड में लिखी गई लिटरेचर की पूरी हिस्ट्री, कैसे वो शुरू हुई, जो कि अक्सर चौसर से मान ली जाती है, और अब फ़िलहाल वो क्या है और उसका स्टेटस क्या है, कौन से राइटर्स हैं, कौन से उनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं। मैंने जो बुक इस टॉपिक को यानी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कवर करने के लिए पढ़ी थी वो थी अ शॉर्ट ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय एंड्रयू सेंडर्स। और मैं बता दे सकती हूँ कि इसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी एंगेजिंग है, आपको इंटरेस्ट भी आएगा पढ़ते पढ़ते, आपको केवल ये नहीं रहेगा कि केवल आपको चीज़ें रटनी हैं, और काफ़ी मैक्सिमम चीज़ें इस बुक में मुझे लगा कि कवर्ड हैं। और ऑब्वियसली जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैं भी यूट्यूब वीडियोस और ऑनलाइन मटेरियल्स देखती थी सजेशंस के लिए, तो एक टॉपर ही थी जो नेट की, उन्होंने ये बुक सजेस्ट की थी। तो मैं कह सकती हूँ कि कई लोगों को ये बुक काफ़ी ठीक लगी है और मुझे भी ये पूरी वर्थवाइल लगी। आज भी मैं इसको पलट लेती हूँ और बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है। ये फ़ीमेल राइटर्स को भी नहीं छोड़ती, इंक्लूसिव लगती है, मॉडर्न टाइम्स को भी काफ़ी कवर करने की कोशिश की गई है। इसका लेटेस्ट एडिशन लेंगे तो आप उतने ही फ़ायदे में रहेंगे, और इसके पीडीएफ्स भी अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप देख सकते हैं। लेकिन ये जो बुक है ये काफ़ी मोटी है, और अगर आप बिल्कुल बिगनिंग कर रहे हैं तो आप एक छोटी बुक है जो है वो है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बाय एमिल लिगुइस। अब आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि लिगुइस और कज़ामियन नाम की एक बुक काफ़ी फेमस है, लेकिन वो काफ़ी मोटी होती है, और इन माय ओपिनियन अगर आप रिसर्च वर्क में है या फिर बहुत डीपली लिटरेचर को पढ़ना चाहते हैं, अच्छी बात है, तो आप उसे लीजिए। लेकिन अगर आप टाइम को बचाना चाहते हैं तो लिगुइस का केवल एक अलग से एडिशन आता है जिसमें वो कि काफ़ी पतला है और वो फैक्चुअली काफ़ी साउंड है, वो उसमें केवल फैक्ट्स पे फोकस है बजाय चीज़ों को समझाने के। जो कज़ामियन के संग उन्होंने मतलब दो ऑथर्स हैं, तो ये दोनों ऑथर्स ने जो मिलकर लिखी है उसमें एक्सप्लेनेशंस हैं चीज़ों की, पैसेजेस के एग्जाम्पल्स हैं, तो उनसे हमें उतना मतलब नहीं है, हमें फैक्चुअली मतलब है। तो जो ये केवल लिगुइस वाली जो बुक आती है उसे अगर आप लेंगे तो आप, छोटी सी बुकलेट टाइप है, आई थिंक 100 पेजेस की है, उतनी अपडेटेड नहीं है वो क्योंकि ये पुराने लोग हैं, लेकिन आप फेमिलियर हो जाएंगे, और छोटी बुक है और आपको एक पढ़ने की हैबिट हो सकती है। नहीं तो सीधे आप एंड्रयू सैंडर्स से शुरुआत कर सकते हैं। और ये मेरे सजेशंस हैं जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से आते हैं, और जितनी भी बुक्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट समझी जाती हैं इस नज़रिए से, उनकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चाहे तो चूज़ कर सकते हैं जो आपको सूटेबल हो। ये थी हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के लिए मेरे सजेशंस, और इससे हमारी जो फर्स्ट 4 यूनिट्स हैं वो कवर हो जाती हैं। संग में आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस को देख रहे हैं, पीवाईक्यूज़ देख रहे हैं, तो ये फर्स्ट 4 यूनिट कहीं ना कहीं आपकी रैपअप इसी सब से हो जाएंगी। अब नेक्स्ट 6 यूनिट्स देखते हैं। नेक्स्ट 6 यूनिट्स में जाने से पहले, और
मैं कहूँगी कि आप पूरे सिलेबस के लिए अगर एक गाइड चाहिए आपको एक की चाहिए। की मतलब चाबी होता है, और की ऐसी बुक्स पे होती हैं जो आपको दूसरी चीज़ों को समझने के लिए आपके दिमाग के दरवाज़े खोल दे। तो एक बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, एम.एच. अब्राम्स, वो आप ज़रूर पढ़िए। वो है लिटरेरी टर्म्स की बुक, और लिटरेरी टर्म्स से वहाँ पर मतलब है मेटाफर्स और सिमिली जैसे जो सरल फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, उनसे लेकर डीकंस्ट्रक्शन जैसे जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं इंग्लिश लिटरेचर की, वो सबको कवर करती है। कल्चरल स्टडीज़ क्या होती है, और फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म क्या है, मार्क्सिज्म क्या है, वो बुक आपको बड़े ही अच्छे से समझा देती है। और उस बुक की एक ख़ास बात मुझे ये लगती है कि जो लिखने वाले हैं एम.एच. अब्राम्स और जियोफ्रे हार्फम, वो बहुत सधे हुए राइटर्स हैं दोनों। वो बिल्कुल आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, शॉर्ट में समझा देते हैं बड़े बड़े कंसेप्ट्स भी, लेकिन उसके बाद भी आपको ये नहीं लगता कि कुछ छूट गया है। आपकी जो समझ है कि आप असल में इंग्लिश लिटरेचर क्यों पढ़ रहे हैं, इस एग्ज़ाम के परे भी आप कैसे इंग्लिश को अप्रोच करें, वो आपकी डेवलप हो जाती है। और साथ ही आपको ये नहीं लगता कि आपने नेट से आप डाइवर्ट हो गए, या फिर आपने जो कुछ अननेसेसरी पढ़ लिया। तो ये कि मस्ट हैव बुक है हर इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट के लिए, और आपको ये ज़रूर पढ़नी चाहिए। अब आपकी एक अप्रोच डेवलप हो गई, आपको इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री के बारे में पता है, आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी और अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस देख लिया है, आपकी बहुत सारी प्रिपरेशन हो चुकी है। अब पर्टिकुलर बुक्स यूनिट वाइज हम डिस्कस करते हैं। पहले हम 3 यूनिट्स लेते हैं जिनके नाम है कल्चरल स्टडीज़, लिटरेरी थ्योरी और लिटरेरी क्रिटिसिज्म। ये तीनों अलग अलग हैं, लेकिन काफ़ी एक जैसे भी हैं, और आप कुछ एक बुक से इन तीनों का ही काम निकलवा सकते हैं। पहली जो बुक है वो है प्रमोद के नायर की कल्चरल स्टडीज़, दूसरी है अब द बिगनिंग थ्योरी बाय पीटर बेरी, और M.A.R. हबीब की बुक अ हिस्ट्री ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इनमें आप देखेंगे कई टॉपिक्स मिलते जुलते होंगे, लेकिन ये बुक्स आपके पास अलग अलग होना भी ज़रूरी है। और M.A.R. हबीब के बारे में एक चीज़ बोलूँगी कि वो बुक असल में बहुत महंगी है अगर आप उसकी हार्ड कॉपी मंगवाएंगे या फिर ख़रीदेंगे, लेकिन अगर उसका PDF जो कि बहुत इजीली अवेलेबल है, उसको अगर प्रिंट आउट करवाएंगे तो वो आपको बहुत सस्ती पड़ेगी कंपैरेटिवली, तो आप उसे वैसे देख सकते हैं। अब जो इंग्लिश इन इंडिया वाला सेक्शन है, उसके लिए अ हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंग्लिश लिटरेचर M.K. नायक की किताब है, साहित्य अकेडमी से पब्लिश हुई। उसको आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव अच्छी किताब है। अब 2 सेक्शंस बचते हैं, 2 यूनिट्स बचती हैं। एक तो है लैंग्वेज वाली यूनिट और एक है रिसर्च वाली यूनिट। ये दोनों ही मैंने पर्सनली इनके लिए कोई बुक नहीं देखी थी। मैंने इन टॉपिक्स को M.H. अब्राम्स में आपको एक बेस मिल सकता है कई टॉपिक्स का, साथ ही में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं उनसे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट के जो PDFs डले होते हैं, जैसे ई पाठशाला, ई ज्ञान कोश, इन सब में इस सब पे काफ़ी पेपर्स लिखे रहते हैं, और वो आपको फ्री में नेट पे मिल जाएंगे, तो वो सफिशेंट है आई थिंक। और अगर मुझे कुछ और पता चलता है इस बारे में तो मैं डिस्क्रिप्शन में या पिंड कमेंट में वो उन सोर्सेज के नाम लिख दूँगी। तो ये था मेरा वीडियो कि आप नेट को इजीली कैसे क्रैक कर सकते हैं, क्या क्या टूल्स होने चाहिए आपको उसको क्रैक करने के लिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लिटरेचर से और ऐसे एग्ज़ाम से जुड़े हुए अपडेट्स से बिल्कुल टच में रहें। अगर फ्री ऑनलाइन रिसोर्सेज की बात करें तो पोएम प्रोस भी बुरा नहीं है। मैं रेगुलरली पोएम्स को एक्सप्लेन करते हुए और लिटरेरी वर्क्स को एक्सप्लेन करते हुए वीडियोस बनाती हूँ, तो आप रोज़ एक वीडियो कुछ काम करते हुए सुन सकते हैं। इससे आप अलग अलग पोएम्स के बारे में जानते रहेंगे और आपको नहीं पता आपके नेट एग्ज़ाम में किससे कहाँ से क्या पूछ लिया जाए। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट्स में फीडबैक भी दे सकते हैं। अगर आपका एग्ज़ाम आने वाला है तो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योरसेल्फ।